लास्ट टाइम हमने जो है वॉइस लॉ को डिस्कस किया था। आज हमारे पास गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम डिस्कस करें। बिहेवियर ऑफ गैस, मतलब गैसेस का बिहेवियर। अच्छा, रही बात बिहेवियर की, तो गैसेस का बिहेवियर तो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बताती है कि वो किस तरह से बिहेव करती है। अब उसका जो बिहेवियर है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर जो है वो लागू होता है, यहाँ पर हम ये सारी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? द स्पॉन्टेनियस intermixing of molecule of one gas with another at a given temperature and pressure is called diffusion। यानी कि हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो रही है गैस के मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल की किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये हमारे पास होगा डिफ्यूजन। अब ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये बात बताती है कि गैस के पास जो है वो रैंडम मूवमेंट होने की वजह से वो मिक्सिंग हो जाती है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक गैस ए है और गैस बी है, आपस में क्या हो रही है? मिक्स हो रही है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे कि गैस बी हमारे पास एक सिलेंडर है और गैस ए हमारे पास एनवायरनमेंट की जो गैस है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस सिलेंडर को ओपन करता हूं तो ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। तो फिर जो है वो इस प्रॉपर्टी को जो हम कहेंगे वो कहेंगे डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा है एक गैस के मॉलिक्यूल का दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में जो है वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और डिफ्यूजन से रिलेटेड स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द, मैं हर तरीके से इसको हर एंगल से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके पास कोई मसला ना हो, हर किसी को कोई वर्डिंग समझ आती है, किसी को किसी वर्ड में समझ आता है, तो वो पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल दैट अलाउ देम टू स्प्रेड आउट एंड मिक्स विद अदर पार्टिकल। ये वही बात हो गई। मतलब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसी मूवमेंट है पार्टिकल की जो उसको फैलने में मदद देती है ताकि वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या हो सके? मिक्स हो सके। फॉर एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ आफ्टर शेव और परफ्यूम। अगर हम कोई परफ्यूम लगाते हैं तो वो आपको इसकी स्मेल फील होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आप इनहेल कर रहे हो गैस, वहां तक वो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पहुंच चुकी है। तो यही तो डिफ्यूजन है। एंड डिटेक्टेड बाय पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम। मतलब अगर किसी एक कमरे के एक साइड पे कोई परफ्यूम लगाता है तो उसे दूसरे साइड, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अब उसी कॉमन बातों को हम एक प्रॉपर टर्म्स के अंदर यूज कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एक पॉइंट, हम क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी ये पॉइंट भी हमें डिस्कस पता करनी होना चाहिए। डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस बट हार्डली एट इन सॉलिड। तो जो है वो लिक्विड के अंदर भी होता है, गैसेस के अंदर भी होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर हार्डली होता है, ठीक है। डिफ्यूजन हैपेंस मोर क्विकली फॉर गैसेस देन फॉर लिक्विड। ये आप सबको पता है कि अगर हम कोई लिक्विड स्प्रे करते हैं उसका डिफ्यूजन स्लो होगा एज कम्पेयर टू, या फिर अगर हम बात करें एक हम वाटर ग्लास लें, उसके अंदर हम एक इंक को ड्रॉप करें तो आप देखोगे कि इंक जो है वो फैलना शुरू होगी, आपको वो स्लो मूवमेंट के साथ वाटर के अंदर फैल रही होगी। तो ये लिक्विड का डिफ्यूजन होगा, लेकिन गैस का डिफ्यूजन इससे फास्टर रेट पर होता है। डिफ्यूजन हैपेंस मोर क्विकली एट वार्म टेम्परेचर देन एट कूलर टेम्परेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफ्यूजन का टेम्परेचर से एक रिलेशन है और ये फैक्टर्स में आता है डिफ्यूजन के कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसके उस पर फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक सवाल है, जैसे कि लिखा हुआ है डिफ्यूजन हैपेंस मोर क्विकली एट वार्म टेम्परेचर, मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन भी और ज्यादा हो रहा है।
इसका कोई जवाब है तो जल्दी से मुझे बताएं। सर काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी की वजह से। ये एक जवाब आ गया। दूसरा? सर क्योंकि पार्टिकल्स को हीट मिल रही होती है। ठीक है, गुड आंसर, दोनों आंसर बहुत जबरदस्त हैं। और सर पार्टिकल्स को जब ये टेम्परेचर मिल रहा होता है तब वो रैपिड मूवमेंट करते हैं, इसलिए डिफ्यूजन क्विक होती है। ठीक है, गुड आंसर। सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। शाबाश शाबाश। ठीक है, अच्छा सर इसके एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर हो सकती है क्या? फायर एक्सटिंग्विशर तो वहां पे वो अलग फिनोमेना है, वहां पे तो एक डिफरेंट सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है, वो डिफरेंट, वो यहाँ पे अप्लाई। अच्छा, अब इसका जवाब जैसे आपने दिया 3 से 4 मिनट का जवाब आए, बहुत जबरदस्त जवाब थे। इसका मतलब डिसीजन आपको क्लियर हो चुका है और आप इसको बेहतर तौर पे बता पा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात बताई, ये जिन्होंने भी बात, जिन फ्रेंड्स ने बताई, इसे हम कहेंगे आप डिसीजन के एक्सप्लेनेशन कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमारे पास हो सकता है पेपर में इस तरह से भी सवाल आ जाए, व्हाट इज डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उसमें डिफ्यूजन नहीं बताना, मतलब आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं बतानी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस पर कैसे अप्लाई होगी। अब इसके अंदर टेम्परेचर जब बढ़ेगा, देखो हमने ये पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो रैंडमली मूवमेंट है और वो इलास्टिक कोलिजन रख रहे हैं, मतलब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो स्प्रेडिंग जो है वो उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक डिफ्यूजन का। पहली बात पे अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सॉलिड में डिफ्यूजन होती है, तो उसका जवाब ये होता है कि सॉलिड में डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में बहुत ही कम रेट से होती है, मतलब बहुत ही कम रेट से होती है। लेकिन इसका मतलब होती तो है, अब उसकी वजह क्या है, तो ये बताया जाता है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन इस वजह से हो जाती है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन रख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका जवाब ऐसे ले सकते हैं जैसे कि अभी जो हम स्टडी करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड होता है तो हम मार्कर को उस पर लिखते हैं। लेकिन आप सबको याद होगा एक जमाना था स्कूल के अंदर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर हम पढ़ते थे और उसके चौक से लिखते थे। ठीक है, अब बाल दफा ऐसा होता था कि उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई ऊपर फ्रंट पर जो है वो मिड में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देते थे या डेट लिख देते थे, तो वो काफी दिनों तक लिखा रह जाता था, मतलब चौक से हम बोर्ड पर लिख, तो जो चीज काफी दिनों तक लिखी, 1 महीने से वो लिखी हुई, अब आप उसे रब करते हो तो क्या वो एक्यूरेट मिट जाता है? नहीं मिटता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इसका निशान वहां पर रह जाएगा। अगर 2 महीने 3 महीने बाद जैसे जैसे मंथ गुजरते रहेंगे और वो चौक से बोर्ड पर लिखा रहेगा तो वो इतनी आसानी से नहीं हटेगा। तो आप जब उसे कपड़े से साफ भी कर लोगे, डस्टर से आपने उसको साफ भी कर लिया, लेकिन वो निशान रहेगा। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ ये हुआ कि चौक के जो पार्टिकल्स थे वो स्प्रेड हो गए, मतलब वो थोड़े से आगे की तरफ चले गए और वो डिफ्यूज हो गए। अब वो भले मामूली से हुए लेकिन वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आगे की तरफ चले गए। तो ये सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन की हम एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 आयरन की रॉड है, मैं उन दोनों को एक के ऊपर एक रखकर और उसे टाइटली बांध दूं और मैं कई सालों बाद जब उसे खोल कर देखूं तो क्या होगा कि वो उसके अंदर एक बॉन्ड बन चुका होगा। हो सकता है बॉन्ड का लेवल इतना हाई नहीं हो, लेकिन वो जो बॉन्ड बना होगा वो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से बना, वो मूवमेंट की वजह से बना हो। तो ये सॉलिड के डिसीजन के लिए जो है हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर होगी बात? सर लिक्विड में डिफ्यूजन एग्जांपल वाटर वेपर्स हो सकते हैं। हाँ, वाटर वेपर्स इज आल्सो इन अ गैस फॉर्म, तो अगर वो स्प्रेड हो रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, डिफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है सर वो लिक्विड एग्जांपल में नहीं आ सकते। लिक्विड की क्या मतलब?
नहीं, डिपेंड करता मतलब वाटर है। वेपर से लिक्विड्स है ना? नहीं नहीं नहीं, वाटर वेपर, आपने कहा वाटर वेपर, इट मीन ये स्टेट चेंज हो गई, अभी गैस हो गई। पहले क्या थी वो नहीं है, उस वक्त क्या है ये डिपेंड करता है। फिर हम उसे बॉइलिंग कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, जैसे आप लेक्चर वगैरह नोट करते हो उस हिसाब से, ताकि आपको ये बात याद रहे। ठीक है, एक तो आप नोट्स में से भी याद करते हो, बुक में से पढ़ते हो, लेकिन कुछ डेफिनेशन जो कुछ प्रॉपर्टीज उनको पता होनी चाहिए। तो डिफ्यूजिबिलिटी, व्हाट इज डिफ्यूजिबिलिटी? स्प्रेडिंग आउट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। प्रॉपर्टी, अगर किसी में ये प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन होने की, तो ये उसे क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूजिबिलिटी। तो मतलब किसकी डिफ्यूजिबिलिटी क्या है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपके ध्यान में ये सवाल आए कि सर हमारे पास दो गैसेज हैं। अब आपने तो जैसे ये बताया कि गैसेस जो होती है वो डिफ्यूज होंगी, मतलब वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। मिक्सिंग, अगर रूम में उसे ओपन करेंगे तो मिक्सिंग शुरू हो जाएगी जो एटमॉस्फेयर की गैसेज है उनके साथ। तो अगर हमारे पास दो गैसेज हैं और जैसे एक हो गई सल्फर डाइऑक्साइड और एक हो गई हाइड्रोजन गैस, तो अब इसमें सबसे ज्यादा तेजी से डिफ्यूज कौन होगी? अगर उनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब एक ही रूम में हो रहा है, तो बात ध्यान में ये रखना, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन होने का रेट कम होगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में अगर मैं उसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो सल्फर का 32 होता है और O2 इज ऑल्सो 32, देन वी हैव 64 मॉलिक्यूलर मास। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 64 और हाइड्रोजन का क्या है, H2 का क्या है, 2। अब 64 मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूल हैवियर है, तो जो चीज हैवियर होगी उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम, मतलब डिस्टर्बेंस होगी, रेजिस्टेंस होगी। और जो चीज हैवियर नहीं होगी, जिसका वेट कम होगा, वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर आपसे कभी इस तरह का एमसीक्यू पूछ लिया जाए तो ये दो गैसेज हैं, बताओ कौन तेजी से डिफ्यूज होगी, तो तेजी से डिफ्यूजन वो रखेगी जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझिए। तो गैसेस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वो करती हैं मूव। हाँ, ये भी कह सकते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जैसे फॉर सपोज आपके पास एक बॉडी स्प्रे है जिसमें पूरी गैस ही है, लिक्विड नहीं है, फॉर सपोज। ठीक है, अब हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन वाली बात हम देखते हैं। अगर उस बॉडी स्प्रे की बॉटल को हम फौरन से एकदम से या उसको ब्रेक कर दें, तो क्या होगा, उसके अंदर से गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगे। तो गैसेस जो उसके अंदर जो गैस थी जो पहले एक बॉटल में थी, तो हर बॉटल, उस बॉटल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन, उसकी परसेंटेज, उसकी प्योरिटी ज्यादा से ज्यादा थी। लेकिन जब वो एक रूम में फैलना शुरू हो गई तो उसके अंदर दूसरी गैसेस भी मिक्स हो गई, तो हायर कंसंट्रेशन से वो चले गई लोअर कंसंट्रेशन। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास एक प्योर मिल्क है, आप उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हो, तो जब वाटर आप मिल्क के अंदर ऐड करोगे तो उसकी मिल्क की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। किसी चीज की एडिशन से उसकी प्योरिटी में फर्क पड़ा तो उसकी कंसंट्रेशन हो गई कम। बिल्कुल इसी तरह जब वो जो बॉडी स्प्रे है, जब वो मिक्स होना शुरू हुआ पूरी एनवायरनमेंट की गैसेस के साथ, तो उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो गई। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर वो गई है। आगे बात समझ में? यस सर। चलो, ये तो हमारे पास हो गया डिफ्यूजन। अब यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन से डिफरेंट है, तो पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की तरफ से हमसे आ गया हमारे पास डिफ्यूजन। ओवरऑल देख लेते हैं इसमें क्या बात जो है वो बताई गई है। देखो, अगर हमारे पास एक गैस है, वो गैस किसी चीज में कैप्चर है, यानी कि वो किसी ट्यूब में कैप्चर है, किसी बलून में कैप्चर है, किसी कंटेनर में कैप्चर है, किसी प्लास्टिक बॉक्स में कैप्चर है,
मतलब गैस हमारे पास स्टोर्ड है। अब अगर उस सब्सटेंस में जिसके अंदर जो है वो गैस स्टोर है उसमें एक टाइनी होल हो जाए तो क्या होगा? तो ये होगा उस होल से सारी गैस निकलना शुरू हो जाएगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्यूजन। सर ऑरिफाइस की मीनिंग क्या होती है? ऑरिफाइस यहाँ पर एक किसी बॉडी में एक छोटा सा पिन होल हो, एक ही स्केपिंग पॉइंट हो। बॉडी सर डिफ्यूजन और इफ्यूजन में मेन फर्क क्या है? अच्छा डिफ्यूजन, अब देखो इफ्यूजन समझ में आई बात? यस सर। यस सर, समझ में तो दोनों आ गई हैं, मगर फर्क क्या है? और अब आप बताओ फर्क क्या है, सोच के बताओ क्या फर्क होना चाहिए। अगर मैं एक जार है सर इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं, इफ्यूजन में सर मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड होना तो दोनों उसमें हो रहा है, उसमें भी मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहे हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहे हैं। सर इसमें जो है वो डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन होता है और इफ्यूजन में जो है वो टीनी होल से जो है वो रिलीज हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर आई थिंक सर इसमें इफ्यूजन में ऑटोमेटिक सर इफ्यूजन में ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सर इफ्यूजन में प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। अगर और सर इफ्यूजन में और डिफ्यूजन में ये होता है कि उसमें पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं और उसमें नहीं कर रहे। escape from a tin hole, escaping point of view जब आ जाए, escaping concept जब आ जाएगा इस तरह से तो फिर हम इसे effusion कहेंगे। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है effusion of air from the tire result in decrease in pressure। अगर जो टायर है उसमें एक effusion हो जाता है, मतलब कि उसमें एक होल हो जाता है तो फिर वो वहां से गैस जो है वो तेजी से निकलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इफ्यूजन। जब भी गैस किसी एक ओरिफिस से या किसी टाइनी पिन होल से किसी बॉडी में से बाहर आ रही होगी तो वो होगा इफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन बेसिकली मॉलिक्यूल्स की स्प्रेडिंग है। ठीक है, स्प्रेडिंग होगी और उसके अंदर हम जो बात लिखेंगे वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाली बात को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। ये एक बॉक्स है, इसका एक होल है, ये ओपन हुआ, अब यहाँ से सारी चीजें बाहर आना शुरू हो गई तो हम जो है वो क्या कहेंगे? ये कौन सा प्रोसेस? इफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट को या एस्केपिंग पॉइंट यहाँ पे मैटर कर रहा है। इफ्यूजन में कौन सा पॉइंट मैटर कर रहा है? एस्केपिंग पॉइंट मैटर कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल, ये इस वर्ड पे ध्यान देना, एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स इन अ रीजन ऑफ अ लो प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सट्रीमली स्मॉल लिखा हुआ है और अभी मैंने जो डेफिनेशन में आपको मेंशन कराया है तो टाइनी पिन होल यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हमारे पास बुक के अंदर भी इफ्यूजन का बस एक पैराग्राफ आता है, बस एक जो लाइन आती है और फिर भी गुजर जाता है। लेकिन फिर ये होता है कि जो चीज गुजर जाती है तो बार दफा उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा होता, वो बात अलग है। इससे रिलेटेड आगे कोई ना प्रॉब्लम है ना कोई हमारे पास टॉपिक आएगा, लेकिन डेफिनेशन को ध्यान में आप हमेशा रखोगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात करें, एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। Compression, the decrease in volume of a gas due to the external pressure is known as compression। मतलब ये गैस, अगर हमारे पास एक कंटेनर में गैस है, उस पर पिस्टन लगा हुआ है, हम पिस्टन पर वेट डाल के उस पर प्रेशर बढ़ा के, गैस पर प्रेशर बढ़ा के हम उसके मॉलिक्यूल्स को करीब कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। मतलब उसको करीब करने को हम कहेंगे कंप्रेशन। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बाय, तो जवाब बताओ कि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती है? क्योंकि सर उनके मॉलिक्यूल्स में बहुत स्पेस होती है।
क्योंकि उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो है वो क्या होती हैं, ज्यादा होती है, कम होती ठीक है, ओ ज्यादा होती है, सॉरी। ज्यादा होती है ना, तो ज्यादा होंगी तो इजीली जो है वो आगे आ जाएंगी। भाई आगे चलते हैं, हमारे पास है प्रेशर को डिस्कस करने से पहले अच्छा भाई अभी किसी ने कहा था सर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बता दें, तो उससे रिलेटेड भी गैस प्रेशर में आ रहा है, तो ध्यान से सुनो। अच्छा जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर हम गैसेस के बारे में ये बताते हैं कि जो गैस है वो किस तरह से बिहेव करती है। तो मेन पॉइंट हमें जो पता चले थे कि गैस है जो स्मॉल पार्टिकल पर कंसिस्ट करती है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसकी मूवमेंट मूव रैपिडली इन स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन में सारी गैसेस मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ये क्या करेंगी, मूव करेंगी, और इनके दरमियान गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान ना कोई जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ना कोई रिपल्सिव फोर्स होती है। अब एक और बात कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं वो उनकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इलास्टिक होती है, मतलब कि जब वो किसी से टकराते हैं तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से रिलेटेड है। 7 हमने पॉइंट इसके डिस्कस किए थे। अब ये वही बात है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दे ऑक्यूपाई, हैव काइनेटिक एनर्जी दैट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। अगर टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर से रिलेटेड प्रेशर की आपको इक्वेशन पता होगी। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं कहूँ इस गैस का बहुत ज्यादा प्रेशर का मतलब वो गैस जिस भी कंटेनर में क्लोज है, जैसे ये यहाँ पर ये कंटेनर आ रहा है, अब ये जो गैस है जिस कंटेनर में क्लोज है तो नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पे हो रहे हैं, ये कोलाइड कर रही है, जितनी तेजी से इसकी मूवमेंट होगी अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर एरिया पर ये गैस के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। अब यहाँ पर लिखा है ऑल गैसेस एक्सर्टेड प्रेशर द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये वही वाली बात आ गई कि गैसेस जो है वो जिस भी कंटेनर में होंगे उस पर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब प्रेशर जो है हमारे पास ओके बस प्रेशर वाली बात समझ में आ गई, P इक्वल टू F अपॉन है। यहाँ से जो ओके यस सर। यस सर। gas pressure is described as a force acting on a specific area. Pressure force upon area ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर प्रेशर की कुछ यूनिट है, एटमॉस्फेयर, ATM जिसे हम लिखते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये जो आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी का यूनिट होता है। आपके पास अगर किसी के पास डिवाइस हो, जो डिजिटल जो होता है उसके ऊपर जो स्क्रीन आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो गैस की कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया। ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी यूनिट वो है जो इसको ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। आपके पास अगर कोई ब्लड प्रेशर डिवाइसेस अक्सर घरों में मौजूद होती हैं तो उसके अंदर जो स्क्रीन आ रही होती है, स्क्रीन में जो भी नंबर आते हैं उसके बराबर में यूनिट लिखा होता है, वो mmHg या मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो यहाँ पर जो टॉर है दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। फिर पास्कल्स हो गया। तो ये सारे के सारे गैस के यूनिट हैं। अब हमें जो गैस के यूनिट याद रखने हैं आपके पास इंपॉर्टेंट है, वो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टॉर के। ये पहली वाली जो इक्वेशन है ये तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जैसे आप सबको याद है 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो प्रेशर के भी बहुत सारे यूनिट है। ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है तो आप कहोगे 760 टॉर के बराबर होता है। फिर इसी तरह 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर भी होता है। दिस इज ऑल्सो द मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके,
अच्छा, टॉर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये दोनों के सेम मैग्नीट्यूड है। अच्छा, फिर हमारे पास अगर सेंटीमीटर में से करेंगे 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और यूनिट होता है 14.7 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक और हमारे पास यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं पास्कल 101325। तो इसके साथ साथ फिर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर भी हमारे पास ये पास्कल और ये, अगर हम यहाँ पर देखें तो दो यूनिट एक जैसे आ रहे हैं, एक टॉर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी और पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से आपको जो यूनिट सबसे ज्यादा याद रखने हैं वो ये दो इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए, हमें प्रॉब्लम के अंदर ये बहुत हेल्प करेंगी। तो ये हमारे पास हो गया प्रेशर, जो कि हमारी बुक के अंदर इसकी जितनी डिटेल है हमने इसको डिस्कस यहाँ पर कर लिया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।